हेलो चिल्ड्रन, मैं संजय और आप सभी को क्लास 10 इकोनॉमिक्स भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक भाग 4 में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को यह विदित होगा कि महामारी के इस दौर में आप लोगों का जो पढ़ाई है वह डिजिटल माध्यम से कराई जा रही है, तो क्यों नहीं हम इस डिजिटल माध्यम को एक अवसर के रूप में लें और अपना भविष्य ब्राइट करें। इसी कड़ी में हम लोग इकोनॉमिक्स भी डिजिटल माध्यम से ही पढ़ाई कर रहे हैं और हम लोग आज इस वीडियो में हम दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो पहला टॉपिक होगा संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक, दूसरा टॉपिक होगा सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक। प्रत्येक बार की तरह इस बार भी हम लोग वीडियो के अंत में देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं वीडियो को, इस भाग को, और जानते हैं संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक क्या है। जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि वातावरण के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक को दो भागों में विभक्त किया गया है, संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग संगठित क्षेत्रक क्या है और जानते हैं यह किसे कहते हैं। संगठित क्षेत्रक वह क्षेत्र है जो सरकार द्वारा पंजीकृत होता है तथा सरकार के नियमों एवं विनियमों का पालन किया जाता है। इस क्षेत्र में लोगों को नियमित रोजगार दी जाती है। इस क्षेत्र में अनेक अधिनियम वाले क्षेत्र आते हैं, जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम, दुकान या प्रतिष्ठान अधिनियम आदि। अर्थात संगठित क्षेत्रक वह क्षेत्रक है जो सरकार द्वारा पंजीकृत होता है, जिसमें सरकारी नियम के आधार पर कार्य किया जाता है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा ये भी लिख सकते हैं, जो सरकारी नौकरी है वह भी एक संगठित क्षेत्र के तहत ही आता है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। कांता एक कार्यालय में काम करती है। वह सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में रहती है। वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन पाती है। वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती है। उसे चिकित्सीय और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती है। इस दिन सवेतन अवकाश होता है। उसने जब नौकरी आरंभ की थी तब उसे एक नियुक्ति पत्र दिया गया था, जिसमें नौकरी संबंधी निबंधन और शर्तें का उल्लेख किया गया था। इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। संगठित क्षेत्र में नियमित रोजगार प्राप्त होता है। इसमें नौकरी के आरंभ में एक नियुक्ति पत्र दिया जाता है। इसमें प्रत्येक माह के अंत में वेतन दिया जाता है। इसमें वेतन के साथ साथ सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि मिलता है। भविष्य निधि अर्थात काम करने वाले व्यक्ति की रकम और जिस संस्था में वह काम करता है उसके द्वारा कुछ रकम एक जमा के रूप में रखा जाता है, और जब वह व्यक्ति रिटायर करता अर्थात सेवानिवृत्त होता है तो उसे पेंशन और कुछ मोटे रकम के रूप में दिया जाता है। 5वां नंबर, इसमें सवेतन अवकाश मिलता है। सवेतन का मतलब होता है जिस दिन छुट्टी होता है उस दिन भी उनको वेतन प्राप्त होता है। 6, इसमें चिकित्सीय एवं अन्य भत्ते भी दिया जाता है। 7वां, श्रमिकों के सेवानिवृत्त होने पर उसे पेंशन आदि दी जाती है। अब हम लोग असंगठित क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे असंगठित क्षेत्र क्या है। असंगठित क्षेत्रक। असंगठित क्षेत्रक वह क्षेत्र है जो सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होता है तथा सरकार के नियमों एवं विनियमों का पालन नहीं किया जाता है। इस क्षेत्र में लोगों को नियमित रोजगार नहीं दी जाती है। इस क्षेत्र में प्रवेश पाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसमें पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, जैसे दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिक, किसान आदि। इसे हम लोग इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं। कमल की कहानी लेते हैं। कमल कांता का पड़ोसी है। वह नज़दीक के किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है। वह सुबह 7:30 बजे दुकान पर जाता है और शाम 8 बजे तक काम करता है। उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता है। जिस दिन वह काम नहीं करता है उस दिन की मजदूरी उसे नहीं मिलती है। उसे कोई छुट्टी या सवेतन अवकाश नहीं मिलता है। उसे कोई औपचारिक पत्र नहीं दिया जाता है जिसमें दुकान में नियुक्ति के बारे में कहा गया हो। उसका नियोक्ता अर्थात मालिक जो काम देता है उसे किसी भी समय काम से हटने के लिए कह सकता है। असंगठित क्षेत्र को हम लोग इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। असंगठित क्षेत्र में नियमित रोजगार प्राप्त नहीं होता है। इसमें नौकरी के आरंभ में कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता है। इसमें प्रत्येक माह के अंत में वेतन नहीं दिया जाता है। इसमें वेतन के अलावा कोई भी भविष्य निधि नहीं मिलता है। इसमें सवेतन अवकाश नहीं मिलता है। इसमें चिकित्सीय एवं अन्य भत्ते नहीं दिया जाता है। इसमें श्रमिक को पेंशन नहीं दिया जाता है। इसमें नियोक्ता
श्रमिक को कभी भी काम से हटा सकता है। जिस प्रकार संगठित क्षेत्र में अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती है तथा रोजगार नियमित होता है, वहीं असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को प्रायः शोषण किया जाता है। श्रमिकों को कम वेतन, समय से अधिक काम, रोजगार में कोई संरक्षण नहीं तथा उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। जैसे भूमिहीन कृषक, श्रमिक, छोटे किसान, बटाईदार, कारीगर, इसमें बुनकर, लुहार, बढ़ई, सुनार आदि आते हैं। अतः असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को संरक्षण और सहायता की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार तथा छोटे किसान की श्रेणी में आते हैं। इन किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरण, साख, भंडारण और विपणन केंद्र की पर्याप्त सुविधा मुहैया करनी होगी। वहीं नगरों में असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत सामान्यतः लघु उद्योग के श्रमिक, निर्माण तथा परिवहन, सड़कों पर विक्रेता आदि को उनके आवश्यकता अनुसार सरकारी सहायता दी जानी चाहिए, तभी असंगठित क्षेत्र को सुरक्षित किया जा सकता है। अब हम लोग संगठित और असंगठित क्षेत्र का अंतर स्पष्ट करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से अंतर स्पष्ट किया जाता है। अभी हम लोग ने पढ़ा था संगठित क्षेत्र का और असंगठित क्षेत्र का विशेषता। दोनों विशेषताओं को हम दो साइड रखेंगे और दोनों को लिख देंगे। उसके बाद मेरा अंतर स्पष्ट हो जाएगा, जैसा कि आपका स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। चलिए अब हम लोग सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बारे में जानते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का और निजी क्षेत्र क्या है। इससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वामित्व के आधार पर दो भागों में बांटा गया, पहला सार्वजनिक क्षेत्रक और दूसरा निजी क्षेत्रक। तो सबसे पहले हम लोग सार्वजनिक क्षेत्रक को पढ़ते हैं और जानते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्रक क्या है। सार्वजनिक क्षेत्रक, सार्वजनिक क्षेत्रक वह क्षेत्र है जिसमें किया गया कार्य सभी के लिए लाभकारी तथा कल्याणकारी होता है। इस क्षेत्र में किया गया कार्य स्वयं का न होकर सभी के लिए लाभ का होता है। सार्वजनिक क्षेत्रक में सार्वजनिक संपत्तियों का स्वामित्व अधिकतर सरकार के हाथों में होता है। इसलिए सरकार सभी लोगों के लिए कम कीमत पर एवं उचित मूल्य पर सेवाएं उपलब्ध कराती है। सार्वजनिक क्षेत्र का अगर उदाहरण देखा जाए तो होगा रेलवे, डाकघर, सार्वजनिक दुकानें या पीडीएस आदि। वहीं निजी क्षेत्र वह होता है जिसमें परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं के विभाजन की जिम्मेदारी एक व्यक्ति अथवा एक कंपनी के हाथों में होती है। इस क्षेत्र में किया गया कार्य स्वयं लाभ के लिए होता है, क्योंकि किसी भी कंपनी का स्वामित्व अपने हाथों में होता है और वह अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है। निजी क्षेत्र का अगर उदाहरण देखा जाए तो हम देख सकते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको हम लोग टिस्को भी बोलते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी, ये भी ये निजी कंपनी का है, क्योंकि इसका स्वामित्व एक ही व्यक्ति के पास है, इसका मालिक एक ही व्यक्ति है। अब हम लोग निजी क्षेत्र का और सार्वजनिक क्षेत्र की अंतर को देखेंगे। दोनों को अंतर किस प्रकार से हम कर सकते हैं, जैसे कि आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा। जैसे नंबर 1, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना होता है, वहीं निजी क्षेत्र में का उद्देश्य सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना नहीं होता है। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य स्वयं लाभ कमाना नहीं होता है, लेकिन निजी क्षेत्र का उद्देश्य स्वयं लाभ कमाना होता है। वहीं तीसरा देखेंगे तो सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों का स्वामित्व सरकार के पास होता है, लेकिन निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों का स्वामित्व स्वयं के पास होती है। 4 नंबर, सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार बड़े बड़े परियोजनाओं पर निवेश करती है, वहीं निजी क्षेत्र में बड़े बड़े परियोजनाओं में तो निवेश तो किया जाता है, परंतु ये बहुत महंगा और खर्चीला होता है, जैसे निजी स्कूल आदि। कई ऐसे उदाहरण हैं। 5वां में हम लोग देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हैं भारतीय रेल, डाक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आदि। वहीं निजी क्षेत्र का अगर उदाहरण देखें तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको हम लोग टिस्को भी बोलते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आदि, ये सब जो हैं वो निजी क्षेत्र के हैं। इस प्रकार से हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र का और निजी क्षेत्र का अंतर स्पष्ट हम कर सकते हैं यहाँ से। आइए अब हम लोग बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में जानते हैं। वीडियो के इस भाग से किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं जो अभी आप पढ़े हैं।
तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चंस आ सकता है, आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती है। इस क्वेश्चंस का उत्तर आप संगठित और असंगठित का परिभाषा देकर कर सकते हैं, जो अभी आप वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, अपने क्षेत्र के उदाहरण लेकर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की गतिविधियां एवं कार्यों की तुलना कीजिए। ये सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का आपको परिभाषा यहाँ पे देना है। अपने क्षेत्र का कुछ उदाहरण लेकर के यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का उत्तर आपको देना होगा। इस प्रकार से आज आप लोगों का दूसरा चैप्टर अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।